हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने हेनरीज लॉ पे बात की थी, ठीक है, और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पे बातचीत की थी। आज हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस पे बातचीत करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो लेक्चर 2, टॉपिक 2, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इससे पहले कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन यानी राउल्ट्स लॉ के बारे में है ना पढ़ा जाए, आइए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जानते हैं, जिसको जानने के बाद हमारी पढ़ाई थोड़ी सी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज, इवापोरेशन। इवापोरेशन किसे कहते हैं इसे समझा जाए तो होता क्या है कि जब भी आप कभी एक लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, लिक्विड लेते हैं, इस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो ये अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये वेलोसिटी अगर हो गया तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले लोगों का भी फ्रैक्शन बहुत कम होता है और बहुत कम वेलोसिटी वाले लोगों का भी फ्रैक्शन बहुत कम होता है। तो चूंकि बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस सॉल्यूशन को छोड़कर निकल जाते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सरप्रास करके, है ना, पीछे छोड़कर निकल जाते हैं, और इसी मॉलिक्यूल्स का धीरे धीरे एक लिक्विड से निकलते रहना, है ना, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है ना, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स, हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सरप्रास करके चले जाना इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। इवेपोरेशन जो है इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इवेपोरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो हर टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत, है ना, इवेपोरेशन होता रहता है, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी और वो लिक्विड को छोड़कर वेपराइज कर जाएंगे। दूसरी चीज क्या, इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन इन ओपन कंटेनर था, ठीक है, इवेपोरेशन इन ओपन कंटेनर। दूसरी चीज, इवेपोरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर, इन क्लोज्ड कंटेनर। अगर बर्तन बंद होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन इन क्लोज्ड कंटेनर। अगर बर्तन बंद होगा तो भी प्रोसेस तो वही होगा। मान लीजिए आपने यहां पे इस बर्तन को सील कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते रहेंगे, एक जाएगा, दूसरा चला जाएगा, तीसरा, धीरे धीरे ऊपर क्राउड बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, थोड़ी देर में ऊपर की जगह पूरी भर जाएगी, तो क्या होगा, अगर कोई एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो नीचे चला आएगा, ठीक है, नीचे चला आएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये मॉलिक्यूल का ऊपर जाना इवापोरेशन कहलाता है, और ये मॉलिक्यूल का वापस चले आना, है ना, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इवापोरेशन हो जाती है, इवापोरेशन, और इस चीज को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो जब भी बर्तन बंद होता है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये वाटर है ना, वाटर है, तो वाटर यहां पर लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में, है ना, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देता है। इसके अंदर का प्रेशर जो भी होगा पी टोटल, वो गैस का प्रेशर और वाटर का प्रेशर दोनों मिलाकर होता है। इस चेंबर के अंदर जितना प्रेशर होगा, अब ये जो वाटर का प्रेशर होता है, इसको आप वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको वेपर प्रेशर डिफाइन किया।
वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तब वाटर का पार्शियल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर कहा जा सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे इक्विलिब्रियम की हो रही है। यहाँ लिक्विड वाटर और गैसियस वाटर इक्विलिब्रियम में है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ H2O लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, हो सकता है उनको ये बात ना समझ में आए, लेकिन जिन्होंने इक्विलिब्रियम पढ़ा है वो ये बात जानते हैं कि ना कि अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है जहां सॉलिड और लिक्विड हो, तो लिक्विड के को एक्सप्रेशन में रखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, सॉलिड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सॉलिड लिक्विड में सॉलिड को नेग्लेक्ट करते हैं, लिक्विड को रखते हैं। लिक्विड गैस में लिक्विड को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सॉलिड को रखते हैं। ठीक है, सॉरी, लिक्विड और गैस में गैस को रखते हैं और लिक्विड को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर अगर होमोजीनियस होता तो फिर सबको रखते हैं। ठीक है, इसका रीजन आप केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नोट्स देखिए, उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है तो के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में गैस को इंक्लूड करेंगे, लिक्विड को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यही वेपर प्रेशर कहलाता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O, ये बहुत कुछ इनके इस वेपर प्रेशर के नेचर के बारे में बताता है। आइए सीखते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया इवेपोरेशन, लिक्विड को में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का वेपराइज करना इवेपोरेशन कहलाता है। जब ये बंद कर देंगे तो दोनों चीजें साथ होने लगती हैं। जब भी दोनों चीजें साथ होंगी तब वाटर का जो भी वेपर प्रेशर होगा उसको हम, जो भी वाटर का पार्शियल प्रेशर होगा उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तीसरी बात क्या है यहां पर कि वेपर प्रेशर, अभी मैंने देखा कि हम लोगों ने देखा कि लिक्विड और गैसियस चीजें अगर इक्विलिब्रियम में होती हैं तो उनका Kp जो है प्रेशर ऑफ H2 होता है। अब वेपर प्रेशर मैंने डिफाइन कर दिया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये K इक्विलिब्रियम है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यहां से हमें वेपर प्रेशर के बारे में एक जबरदस्त बात पता चलती है। क्या? कि अगर Kp इज इक्वल टू PH2O और Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर भी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज हमें पता चली कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया आप समझिए। आइए मैं कंपेयर करता हूं एक गैस को और एक वेपर को। ठीक है ना, वेपर को कंपेयर करते हैं। गैस के साथ क्या होगा? अगर एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर मत बदलिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और आप इसको कंप्रेस करके वॉल्यूम V2 पे ले आइए, इसका प्रेशर P2 हो जाएगा और इनके बीच में बॉयल्स लॉ लग जाएगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए यही सिचुएशन मैं वेपर के केस में कंपेयर करता हूं। वेपर में क्या होगा? अगर आप यहां पर वेपर है, वेपर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, वेपर प्रेशर के लिए लिक्विड होना जरूरी है ताकि लिक्विड और गैस एक दूसरे के साथ क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि यहां ये इक्विलिब्रियम में ये वेपर है, वेपर प्रेशर P1 है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं तो क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर को कम कांस्टेंट रखते हुए इसका वॉल्यूम जब कम करके आप V2 करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे। क्या? कि ये एक इक्विलिब्रियम है, तो अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं यहां दिखाता हूं, अगर आप वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर को घटाने के लिए है ना रिएक्शन किधर जाने लगेगा? बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड जाने लगेगा। यानी यहां पे क्या होगा? जैसे ही आप है ना इसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगता है, कंडेंसेशन होने लगता है और फिर से प्रेशर घटते घटते फिर से Kp के क्या बराबर आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर Kp किसी भी रिएक्शन के लिए
कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, जबकि ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है, लेकिन ये वेरिएबल है लेकिन बहुत देर तक इससे अलग नहीं रहना चाहता। अगर किसी वजह से ये बढ़ जाता है, ये तो फिक्स रहेगा, केपी विल बी फिक्स्ड। अगर वेपर प्रेशर किसी वजह से बढ़ गया तो रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जहां वेपर प्रेशर को कम करके फिर से केपी के क्या किया जा सके, बराबर किया जा सके। ठीक है, अगर किसी वजह से वेपर प्रेशर घट जाएगा तो फिर कुछ कोशिश होगी कि वेपर प्रेशर बढ़ाकर केपी के क्या किया जा सके, बराबर किया जा सके। ठीक है, तो होता क्या है यहां पर गैसेस के केस में अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर के केस में अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो शुरू में तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने पर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा ताकि प्रेशर को घटाया जा सके, और फिर से इसका प्रेशर वही हो जाएगा जितना पहले था। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर केपी के बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसको भी क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि वेपर प्रेशर गैसेस से थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। एक रुके हुए वेपर जो जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं, आप उसके लिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हैं। पर अगर वेपर में कोई चेंज आ रहा है तो ध्यान रखिए, आप अगर इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, फिर वेपर प्रेशर P1 ही रहेगा। आप कम कर देंगे, कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, फिर वेपर प्रेशर कितना रहेगा, P1 ही रहेगा। ठीक है, तो तीसरी बात हम लोगों ने क्या सीखी, तीसरी बात सीखी हम लोगों ने कि वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, गैस लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जबकि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तब भी प्रेशर की वैल्यू गैस के लिए कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी बात क्या कह सकते हैं हम लोग, चौथी बात यह है कि आपको पता है कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वेपर प्रेशर, है ना। H2O लिक्विड चेंजेस इनटू H2O गैस, है ना। Kp इज प्रेशर ऑफ H2O। हमें पता है कि अगर किसी चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम 1 है T1 टेम्परेचर पे, और बाद में उसका K इक्विलिब्रियम 2 है जब टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है, तो ये दोनों, है ना, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा, है ना, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, log K इक्विलिब्रियम 2 बाय K equilibrium 1 is equals to delta H of the reaction by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है ना। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी इन टर्न यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रेशर ऑफ H2 है, यानी प्रेशर ऑफ H2 at any temperature T1 and pressure of H2O at any pressure T2, जिसको आप वेपर प्रेशर भी कहते हैं। क्यों H2O ही कहा जाए, आप वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। तो देखिए, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर पे, लेकिन K इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है, इसमें K इक्विलिब्रियम की जगह हम क्या रख सकते हैं, वेपर प्रेशर रख सकते हैं, क्योंकि K इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इस क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, लॉग वेपर प्रेशर एट P2, इसको P2 कहो, वेपर प्रेशर इस समय P2 है और ये P1 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं log P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू, अब ये तो जनरल है हीट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहां जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, वेपराइजेशन है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H क्या, वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी मैंने क्या सीखा, जो बात अभी मैंने, है ना, वर्बली कही थी, क्या कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब वो यहाँ पे मैं मैथमेटिकली कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ये रिलेशनशिप है। अगर T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2 है, तो log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, पांचवी बात क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, इसको भी समझा जाए। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, चूंकि टेम्परेचर
और वेपर प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है के इक्विलिब्रियम के थ्रू। मैं देख सकता हूं यहाँ पे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम के थ्रू रिलेटेड है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का यहाँ पे ग्राफ खींचता हूं, अगर मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ अगर खींचता हूं, दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना, लॉग है ना, लॉग। अगर आपके इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो सब कुछ ई के पावर में चला जाएगा, इधर वाली चीजें कहां चली जाएंगी, ई के पावर में चली जाएगी। अगर लॉग के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इधर चीजें ई के पावर में चली जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर्व्ड होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व ऐसा आएगा, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जब ये 760 हो जाएगा, जब ये 760 mm हो जाएगा के बराबर हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अभी अभी मैंने क्या सीखा, हमने सीखा, मैंने आपको दोनों चीजें बताई, मैंने आपको इवापोरेशन भी बताया और मैंने आपको बॉइलिंग भी बताया। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग उस टेम्परेचर या कंडीशन को कहते हैं जहां पर किसी गैस का वेपर प्रेशर, किसी गैस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to, है ना, external pressure, external pressure। तो ये पांचवी बात हो गई, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अब तक कि इवापोरेशन किसे कहते हैं, इवापोरेशन खुले बर्तन में कैसे होता है, इवापोरेशन बंद बर्तन में कैसे होता है। इवापोरेशन जब भी बंद बर्तन में होता है तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। चूंकि इक्विलिब्रियम की बात होती है तो वेपर प्रेशर जो है के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऐसे करता है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और जिस पॉइंट पर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना, उस पॉइंट पर हम कहते हैं कि क्या आ गया है ना, उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगली बात क्या, अगर आप दो लिक्विड्स लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर है, ये पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपस में वॉन्डरवॉल फोर्स लगता होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तगड़ा फोर्स है, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ही इंटेंसिटी से खींचेगा, है ना, इसलिए चीजों का वेपराइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना, चीजों का वेपराइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, किसके केस में, वाटर के केस में, ठीक है। अगर मैं इन दोनों बर्तनों को बंद कर देता हूं, इसको भी मैं बंद कर देता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि यहां वाटर का वेपराइजेशन कम होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O कम होगा क्योंकि कम वाटर वेपराइज कर पाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से लोगों को ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जबकि पेट्रोल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से ज्यादा पेट्रोल क्या कर पाएगा, वेपराइज कर पाएगा, और अगर ज्यादा पेट्रोल ऊपर जा पाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ द पेट्रोल विल बी मोर। तो मैंने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं वेपर प्रेशर टेम्परेचर के अलावा, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इसके अलावा मुझे एक चीज और पता चली कि वेपर प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, ठीक है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिक्स पॉइंट के बाद यहां मैंने 6 पॉइंट बताया कि वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे 2 बातें और बतानी है, क्या, 7वीं बात, अगर किसी चीज को वेपराइज होने में ज्यादा एनर्जी लगती है, मान लीजिए यहां वाटर है और ये पेट्रोल है, ठीक है, अगेन
पेट्रोल है। अगर वाटर को वेपराइज होने में ज्यादा एनर्जी रखती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन 2, तो सेम अमाउंट ऑफ बाई रूम टेम्परेचर पे एनर्जी तो दोनों को सेम मिलेगी। अगर सेम एनर्जी मिलेगी तो जिसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है उसके ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे, वेपराइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कम एनर्जी में ही लोग वेपराइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा उसका, उसमें अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर कम होगा तो मोर मॉलिक्यूल विल बी एबल टू वेपराइज, मोर मॉलिक्यूल will vaporize, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी मैं एक बात और कह सकता हूं क्या, कि वेपर प्रेशर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। किसी चीज को वेपराइज करने में अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगली बात क्या, नेक्स्ट चीज क्या, आखिरी चीज, वेपर प्रेशर कभी भी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या, अगर आप एक छोटे से होम्योपैथी की शीशी में पानी रख दीजिए, आप एक बीकर में पानी रख दीजिए, ठीक है, कॉर्क बंद कर दीजिए, यहां पानी है, ठीक है, आप एक बहुत बड़ी जो सोसाइटी की टैंक होती है उसमें पानी भर दीजिए। अगर इन तीनों का टेम्परेचर सेम होगा तो यहां के वेपर का प्रेशर, यहां के वेपर का प्रेशर और यहां के वेपर का प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, ये तीनों वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, सेम आएगी, वेपर प्रेशर 3। कारण क्या है, कारण ये है कि मैंने अभी आपको बताया भी कि वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और किस पे, एंथैल्पी ऑफ क्या, वेपराइजेशन पे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटेड है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो अभी आपने क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन देखा था, उसमें आपको याद होगा टेम्परेचर और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों चीजें थी। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि वेपर प्रेशर जो होता है, किसी वेपर का प्रेशर, वो गैस लॉज नहीं फॉलो करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और किस पे, हीट ऑफ वेपराइजेशन पे, और किसी चीज पे नहीं करता। इवन अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी नहीं करता। क्यों? अगर इन सब का टेम्परेचर सेम है तो यहां पे कम ही लिक्विड वेपराइज करेगा, यहां ज्यादा या बहुत ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली तीनों का वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आखिरी बात क्या, कि द वेपर प्रेशर doesn't depend on amount of liquid taken, तो एक लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के पढ़ाई की शुरुआत करने का बेसिस या फाउंडेशन, बेसिक्स जो है मैंने बता दिया आपको, एक फाउंडेशन लेके आए। मैं हल्का सा रिवाइज कर दूं, मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने ये भी बताया कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि वो के इक्विलिब्रियम के क्या होता है, बराबर होता है। और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे डिपेंड करता है। इंटर्न आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है, और अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना आपने लिया है इस पे वेपर प्रेशर का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो इतने फाउंडेशन के साथ अब हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो आइए राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ, हर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को गवर्न करने के लिए जिस लॉ की जरूरत पड़ती है हम उसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड कहने का मतलब दोनों सॉल्यूशन वोलेटाइल होगा, दोनों चीजें वोलेटाइल होंगी। मतलब क्या, अगर एक सॉल्यूशन आपने बनाया जिसमें ए है और बी, दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, दो लिक्विड्स हैं, तो ए वोलेटाइल बी वोलेटाइल का क्या मतलब हो गया, ठीक है, लिक्विड लिक्विड मतलब दोनों वोलेटाइल होंगे। दोनों वोलेटाइल का क्या मतलब हो गया कि दोनों का वेपर बनता हो। मतलब क्या, अगर मैंने ए अकेले लिया है, प्योर ए, तो उसका अपना वेपर प्रेशर होना चाहिए। प्योर चीजों के वेपर प्रेशर में हम यहां पे एक नॉट
लगा देते हैं जो प्योर चीजों का वेपर प्रेशर बताता है. दिस इज पी नॉट ए. पी नॉट ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. ठीक है. पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ, या पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. और चूंकि प्योर ए और प्योर बी वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चूंकि प्योर ए और प्योर बी वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, वोलेटाइल हैं. ठीक है. कोई भी चीज जो वेपर प्रोड्यूस करती है, जिसका अपना वेपर प्रेशर होता है, कोई भी चीज जिसका अपना वेपर प्रेशर होता है, उसको हम वोलेटाइल कहते हैं. माना मैंने कि ए और बी दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मैंने मिला दिया, इन दोनों को, इसको भी इसके अंदर डाल दिया, इसको भी इसके अंदर डाल दिया. नाउ ए वोलेटाइल प्लस बी वोलेटाइल. ध्यान दीजिएगा. और मैंने इस डब्बे को बंद कर दिया. ठीक है. अब इनमें लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा. इनको बनाते वक्त मैंने इसके मोल्स Na रखे, इसके मोल्स Nb रखे. Na अपॉन Na प्लस Nb को मोल फ्रैक्शन कहेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B. ध्यान रखिएगा, ये मोल्स है. दे आर मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट. दे आर मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स. ठीक है. ऐसा है ना, मोल फ्रैक्शंस हैं. और माना मैंने कि ए थोड़ा वेपराइज करता है और गैसियस फेज में जाता है. ए जितना वेपराइज करके गैसियस फेज में गया, उसके मोल्स Na डैश और Nb डैश कह दिए मैंने. ठीक है. Na डैश बाई Na डैश प्लस Nb डैश को मैं, है ना, Ya कह रहा हूं. मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैसियस फेज लिख रहा हूं. ठीक है. और A के ऊपर जाने से जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा, उसको मैं Pa कह रहा हूं. और B के वेपराइज करने से जो प्रेशर डेवलप हुआ होगा, उसको मैं Pb कह रहा हूं. और इन दोनों को जोड़कर जो भी प्रेशर आता है, उसे मैं टोटल प्रेशर कह रहा हूं. ठीक है. यहां पर अभी फिलहाल Ya, Yb, Na डैश, Nb डैश का बहुत रोल नहीं है. जब मैं अभी डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ में रिलेशनशिप बताऊंगा, तब इनका रोल आएगा. ठीक है. तो अभी फिलहाल हमें ऐसे लिखना चाहिए, क्या, Pa यहाँ पे A का पार्शियल वेपर प्रेशर है, Pb यहाँ पे B का पार्शियल वेपर प्रेशर है. ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रेशर ऑफ द गैस भी होगा, जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है. यहाँ पे गैसेस का भी अपना प्रेशर होगा, पर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं. हम हमेशा यहाँ पे किस चीज में इंटरेस्टेड है, ए और बी के वेपर प्रेशर में इंटरेस्टेड है. ठीक है. तो Pa क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन. P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A व्हेन इट वाज प्योर. ठीक है. दोनों में फर्क है. ठीक है. P नॉट B क्या है, अकेले जब Pb प्योर था तब का वेपर प्रेशर. और Pb क्या है, B का वेपर प्रेशर जब वो कहा था, एक सॉल्यूशन में है या मिक्सचर में है. और इन दोनों को जोड़कर जो भी टोटल प्रेशर आता है, इसको लोग टोटल प्रेशर तो कहते ही कहते हैं, टोटल प्रेशर. साथ साथ इसको इस सॉल्यूशन का भी प्रेशर कहा जाता है. तो अक्सर क्वेश्चंस में आप टोटल प्रेशर वर्ड ना यूज करके, है ना, क्या यूज किया जाता है, सॉल्यूशन प्रेशर. ठीक है. तो सॉल्यूशन प्रेशर कहा जाता है, इस सॉल्यूशन प्रेशर. ठीक है. तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. अब राउल्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया, राउल्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो किसी भी गैस का सॉल्यूशन फेज में वेपर प्रेशर होता है, वो उसका लिक्विड फेज में कितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन है, इस पे डिपेंड करता है. मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसा कि मैं कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ध्यान रखिएगा, ये वेपर फेज का प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है. ध्यान दीजिएगा. ठीक है. राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का, उसके लिक्विड फेज में जितना उसका मोल फ्रैक्शन है, उसके प्रोपोर्शनल होता है. यानी मैं कह सकता हूं Pa इज इक्वल्स टू K इंटू XA. ठीक है. जहां K एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. अब मैं क्या कह सकता हूं, Pa इज इक्वल टू K इंटू XA. जब प्योर A था, प्योर का मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाना, A के मोल बाई टोटल मोल. टोटल मोल भी A के ही होंगे, खाली A ही तो है. तो जब भी किसी का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, वो चीज प्योर कही जाती है. ठीक है. अगर मैं कहता हूं प्योर A, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज व्हाट, 1. ठीक है. जब भी मैं कहता हूं प्योर B, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज व्हाट, 1. ठीक है. तो when
एक्स ए वॉज 1 देन पी ए वॉज पी नॉट ए। मैं कह सकता हूं जब ए प्योर था तब ए का प्रेशर कितना था, पी नॉट ए के क्या बराबर था। ठीक है, ए का प्रेशर कितना था, पी नॉट ए के बराबर था। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स ए को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स ए हियर, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हियर। क्या मिल जाएगा मुझे, पी ए के जगह पे मैं पी नॉट ए लिख रहा हूं, पी नॉट ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, के इंटू 1 यानी के इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक है, तो मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की भी वैल्यू मिल गई। क्या मिली, है ना, k इज इक्वल टू पी नॉट ए रख दीजिए। तो अब मुझे क्या समझ में आया, समझ में आया कि किसी सॉल्यूशन में a का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके प्योर फेज में जितना पार्शियल प्रेशर था टाइम्स मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। जहां पे यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में a का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में। ठीक है, ऐसे ही ऑन द सेम लाइंस इसको आप क्या लिख सकते हैं, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हम कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ है। क्या, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, मैं राउल्ट्स लॉ को यहां पे स्टेट कर रहा हूं, राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, यही है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ एनी component in a solution is directly proportional to its mole fraction in solution phase। ठीक है, तो मैंने यहां पे राउल्ट्स लॉ स्टेट कर दिया। ठीक है, यहां पे ऐसे राउल्ट्स लॉ स्टेट कर दिया कि राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का जो वेपर प्रेशर होगा, किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके, है ना, मोल फ्रैक्शन जितना होगा वेपर सॉल्यूशन फेज में उसके प्रोपोर्शनल होगा। आप राउल्ट्स लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू its mole fraction in liquid phase times that pressure which it had when it was what pure। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस पूछे नहीं जाते हैं, आपको इनका एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोगों ने क्लियर कर ली, क्या, हमने पीए और पी नॉट बी निकालना सीख लिया। ठीक है, हमने पीए और पी नॉट बी निकालना सीख लिया। आइए अब पी टोटल निकालना सीखते हैं। ठीक है, पी टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी टोटल को लिखा जा सकता है, सिंस we know that P total is equals to PA plus PB। P total can be written as, PA can be written as क्या, XA P naught A, XA into P naught A plus XB into P naught B, ऐसा लिखा जा सकता है। P total तो ये सब फॉर्मूले है, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। जिनको मैं रेड बॉक्स में कर रहा हूं उन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, टोटल प्रेशर निकालते समय आपको यूज पड़ेगा इसका, P टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। और मैं कह सकता हूं कि सिंस वी नो दैट अगर कोई दो कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन जोड़े जाएं, जोड़िए, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी बाई क्या, एन ए प्लस एन बी। मैं देख रहा हूं यहां पे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये चीज कितनी आ जाएगी, 1। यानी मैं कह सकता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहां पे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या सीखा मैंने कि अगर सॉल्यूशन में जितने भी लोग होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन जोड़ने पे क्या आ जाता है, 1। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्स ए और एक्स बी के बजाय अगर खाली मुझे एक्स ए के टर्म्स में टोटल प्रेशर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक्स बी को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स ए, और मैं इस एक्स बी को यहां पर क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या मिलेगा मुझे मिलेगा पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू क्या, पी नॉट बी। ठीक है, ऐसे मिला। इसको सॉल्व करते हैं, पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए कॉमन ले लीजिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी
प्लस पी नॉट बी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, ए बी बी ऐसे याद रखिए। ठीक है, ए बी याद रखा मैंने, ये भी पी टोटल निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही ऑन द सेम लाइंस अगर मैं एक्सए को 1 माइनस एक्स बी लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं एक्सए को 1 माइनस एक्स बी लिखता हूं और एक्सए को यहां रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, फिर वही बी बी ए ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने राउल्ट्स लॉ यहां पर हम लोगों ने डिकोड कर लिया है, और ये जितनी चीजें मैंने बॉक्स में लिखी हैं रेड बॉक्स में, दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है किसी भी गैस का वेपर का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन टाइम उस प्रेशर के बराबर होगा जो उसका प्योर स्टेट में था। और ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के 4 फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे, पी ए प्लस पी बी या एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, या पी टोटल को आप एक्स बी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ को तो समझ लिया। आइए अब राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, क्योंकि जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है उनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, यानी ये जो वाई ए वाई बी है इनकी वैल्यू निकालना भी हमें आना चाहिए। तो लेट्स डिकोड द रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। इससे पहले कि हम लोग डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, एक चीज और है जो रह जाती है, क्या कि राउल्ट्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। अभी अभी हमने कई चीजें सीखी, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और ये भी सीखा कि पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, अच्छा आइए इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ कैसा, ये ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है, अलग है, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन का ग्राफ है, तो इसमें दो चीजें एक साथ चल रही हैं। यहां पर इस पॉइंट पर मैं कह सकता हूं एक्स ए 1 है, तो पक्का एक्स बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जोड़ के, ऐसे ठीक मिड पॉइंट पर एक्स ए 0.5 होगा और एक्स बी कितना होगा 0.5। इस तरफ जाते हुए एक्स ए घटता जा रहा है, एक्स ए यहां पे 0 हो जाएगा, एक्स बी यहां पे 1 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट जो है वो प्योर ए का पॉइंट है, यहां पे प्योर ए है। ठीक है, दिस इज प्योर ए, क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, और ये पॉइंट जो है वो प्योर बी है, और इनके बीच में इनफाइनाइट कॉम्पोजिशंस हैं, है ना, ए और बी के, है ना, इनफाइनाइट कॉम्पोजिशंस हैं। ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी है। ठीक है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले पी ए का प्लॉट करते हैं। तो आपको मालूम है कि ये वाई की तरह बिहेव करेगा, और ये x की तरह, और ये कांस्टेंट है m की तरह, यानी पक्का ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्या पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसका ओरिजिन ये है, इस x से 0 यहां पे ओरिजिन ये है। ठीक है, पी ए के लिए ओरिजिन ये है, पीबी के लिए ओरिजिन ये है। अभी आपको समझ में आएगा, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पता है तो आप उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन तो है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं, x से बराबर अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट ए। ठीक है, यानी यहां पर x से बराबर 1 पे इसकी वैल्यू पी नॉट ए है, ये एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का। और जब मैं x से बराबर 0 रख रहा हूं, ठीक है, x से बराबर 0 रखता हूं, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, यानी ये दूसरा पॉइंट है इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ को मैं खींच सकता हूं, सिंस मुझे 2 ही लाइन चाहिए होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो इसको मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। ठीक है, इसी तर्ज पर आप क्या कह सकते हैं, अभी आप पीबी का भी ग्राफ प्लॉट करिए, एक्स बी बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और एक्स बी बराबर यहां रखता हूं तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब एक्स बी बराबर अगर मैं 1 रखता हूं, एक्स बी बराबर अगर यहां 1 रखता हूं तो पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट बी, यानी एक्स बी बराबर 1 पे पीबी की वैल्यू पी नॉट बी आएगी। मैं मान के चलता हूं कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी पीबी कम है ए से। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। दिस ग्राफ इज फॉर पीबी इज इक्वल्स टू
दिस इज अ ग्राफ फॉर पीबी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू क्या, पी नॉट बी, ठीक है। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अभी अभी हमने इसके एक वेरिएंट देखा था ऐसे, याद है आपको, पीटी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। अगर बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप पी टोटल प्लॉट कर रहे हैं इस पे, तो ये वाई हो जाएगा, वाई की तरह बिहेव करेगा, एक्स से इधर है, ये एक्स की तरह बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एम की तरह, और ये भी कांस्टेंट है, किसकी तरह बिहेव करेगा, सी की तरह, ठीक है। यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप प्लॉट कर सकते हैं, इसी से ये आया था, तो मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं। आइए इसको प्लॉट करते हैं। इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, साफ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी इसको प्लॉट करने के लिए। एक पॉइंट ये हो जाएगा x1 xb0, x1 xb0 ये 0 हो गया, x7 हो गया, यानी p टोटल इज p नॉट है, यानी एक पॉइंट यहां पर इसकी वैल्यू ये है, और यहां पर x0 और xb1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 xb1 पे p नॉट भी हो जाएगी, यानी दूसरा पॉइंट ये है। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका ग्राफ जो है कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज p टोटल इज इक्वल्स टू xa p नॉट a प्लस xb p नॉट b, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं यहां पे अक्सर एक बार मैंने एक क्वेश्चन भी देखा है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, दिस पॉइंट बी सी, दिस पॉइंट बी डी, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडी ऑल अबाउट, एडी कितना होगा, ठीक है। कई ऑप्शन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडी यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, एडी यहां पर टोटल प्रेशर बता रहा है, एडी इज पी टोटल, CD इज क्या, PB, और BC इज व्हाट, PA, ठीक है। आपको पता है कि AD क्या है, AD क्या है, P टोटल है, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्री नहीं लगाना है कि AD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं है कि AD इज इक्वल टू आप AB प्लस BC प्लस CD, डिस्टेंस नहीं नाप रहे हैं, या इनके बीच में एक अलग रिलेशनशिप है। AD इज टोटल प्रेशर, P total, and AD is equal, should P total, since we know that, is equals to PA plus PB. Now PA is what, PA is BD, ठीक है, ये BD हो जाएगा, प्लस PB is, हाँ, PB is CD, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, CD आ जाएगा, ठीक है। यानी मैंने क्या सीखा, मैंने देखा कि AD जो इस ग्राफ में है वो AD is not equal to AB plus BC plus CD, but AD is equal to what, BD plus what, CD, ठीक है ना, BD और CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ पे ग्राफ हो गया। आइए अब राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप को फिगर आउट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। आइए राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं 2 कंपोनेंट्स मिक्स कर रहा हूं, ठीक है ना, ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, ए इज वोलेटाइल, बी इज वोलेटाइल, ठीक है। ए के नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी के नंबर ऑफ मोल्स Nb है, ठीक है ना, और NaNb है, इनके प्योर कंपोनेंट्स के इनका मोल फ्रैक्शन x से xb है, और जब ये प्योर थे तब इनका वेपर प्रेशर P0A और P0B है। माना कि Na और Nb में से बहुत थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स वेपराइज कर गए, और ये Na डैश और Nb डैश वेपराइज कर गया, ठीक है ना, वेपराइज कर गया। Na डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश को हम क्या लिख सकते हैं, Ya डैश Yb डैश। ध्यान दीजिएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर फेज, सॉरी इन लिक्विड फेज, ठीक है, इन लिक्विड फेज, ठीक है। जबकि Ya डैश, Ya और Yb जो है, इट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज है, ठीक है, इन वेपर फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा Na और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B।
इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, जबकि Na डैश और Nb डैश क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। ठीक है, Pa इनका वेपर प्रेशर है, Pb इनका वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में, और इन दोनों को जोड़कर जो Pt आता है वो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। आपको मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू दैट प्रेशर व्हिच इट हैड एट व्हेन इट वाज प्योर। इसको क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो उसी पीए का पी टोटल और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन से भी रिलेशन है, डाल्टन्स लॉ। उसी पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल वेपर प्रेशर का, है ना, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन और, है ना, प्योर ए के, जब ए प्योर था उस समय के वेपर प्रेशर से भी रिलेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ। तो हम कहीं ना कहीं अगर इसको हटा दें तो इसका चूंकि इससे रिलेशन भी है और इससे रिलेशन भी है, तो मुझे इससे और इसके बीच में क्या आ जाएगा? एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। यानी लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको फिगर आउट करते हैं, निकालते हैं। सिंस वी नो दैट PA is equals to XA into P naught A, this is Raoult's law. PA is equals to partial pressure of any component of a gas is equals to its mole fraction into total pressure. This is called Dalton's law. Dalton's law अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि PA is equals to XA into P naught A, Raoult's law. Same PA is equals to YA, where YA is the mole fraction in vapor phase. YA into P total, that is Dalton's law. इनके बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। सिंस ये दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को सेम होना होगा। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कह सकते हैं? फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that, क्या कह सकते हैं? We can say that YA into P total is equals to XA into P naught A. YA is equals to XA into P naught A by P total. तो आज मुझे वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन का भी रिलेशनशिप मिल गया। किसके साथ? लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है YA का, ये कहां तक एक्सटेंड हो सकता है इसको भी जानते हैं हम। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं XA इंटू P naught A, और P टोटल को क्या लिख सकते हैं? PA प्लस PB, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था राउल्ट्स लॉ में। फिर इसको लिख सकते हैं XA इंटू P naught A बाय PA, और PB को क्या लिख सकते हैं? XA इंटू P naught A प्लस XB इंटू क्या? P naught B लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? XA इंटू P naught A बाय, हम पूरे वेपर प्रेशर को, टोटल वेपर प्रेशर को XA के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैंने जस्ट लास्ट सेक्शन में बताया। क्या लिख सकते हैं? XA इंटू P naught A माइनस P naught B प्लस P naught B। ठीक है, ये चीज लिखा जा सकता है। तो YA को हम इनमें से किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑन द सेम लाइंस हम YB को भी लिख सकते हैं। मैं पूरा तो नहीं लिखने जा रहा हूं, है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही होगा। क्या? YB इज इक्वल्स टू XB इंटू P naught B बाई P टोटल। ठीक है, या XB इंटू P naught B बाई PA प्लस PB हो जाएगा। ठीक है, या XB इंटू P naught B बाई XA P naught A प्लस XB B हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं B के टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं? XB इंटू P naught B बाय, है ना, XB इंटू P naught A B माइनस P naught A प्लस P naught B लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप निकालने से मुझे वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमें डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप निकालने का फायदा मिला। ठीक है, एक चीज और है, हमें मालूम है कि टोटल प्रेशर को हम XA
पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी लिखते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड है, ठीक है। ऐसा इस तो मैंने देखा कि हम टोटल प्रेशर को एक्स से एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या मैं टोटल प्रेशर को YA और YB के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, ठीक है। आइए इसको पता लगाते हैं, क्या हम टोटल प्रेशर को, है ना, वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम देख सकते हैं, क्या हम जानते हैं क्या, सिंस XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है, XA को क्या लिख सकते हैं हम, XA को लिख सकते हैं YA P टोटल बाई P नॉट ए, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं YA इंटू P टोटल बाई P नॉट ए प्लस YB इंटू P टोटल बाई P नॉट B इज इक्वल्स टू 1। P टोटल को आप कॉमन ले लीजिए, P टोटल इज इक्वल्स टू YA बाई P नॉट ए प्लस YB अपॉन P नॉट B इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या P टोटल इज इक्वल्स टू YA बाई P नॉट ए प्लस YB बाई P नॉट B लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूला, ठीक है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू YA प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस YA बाई P नॉट ए बाई P नॉट B लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, जो मैंने व्यूअर्स पे छोड़ दिया है कि आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये 1 बाई P टोटल का ये फॉर्मूला तो खैर यूनिवर्सल है, और अगर आप चाहें तो खाली YA के टर्म्स से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने मैंने ये ऐसे लिखा कि YA और YB दोनों जोड़कर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। ऐसे ही आप 1 बाई P टोटल को, आप 1 बाई P टोटल को YA अपॉन YA के जगह 1 माइनस YB भी लिख सकते हैं, 1 माइनस YB अपॉन P नॉट ए प्लस YB अपॉन P नॉट B करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में रिलेशनशिप निकालने से मुझे वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस का भी पता चल गया, और मुझे ये भी पता चल गया कि टोटल प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का, उसको वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे इसे भी लिख सकता हूं, क्या, अब मुझे ये YA और YB के टर्म्स में पता चल गया। कैसे पता चला, मैं यहां लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन, यहां पे लिख सकता हूं 1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू YA अपॉन P नॉट ए प्लस YB अपॉन P नॉट B लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे P टोटल XA के टर्म्स में भी आ गया और YA के टर्म्स में भी आ गया, ठीक है। अब इतनी चीज तो क्लियर हो गई, हम लोग जो है वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस भी अब कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगली चीज क्या, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इस चीज को जाना जाए, जो कि हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। यहां पे मुझसे कहीं गलती हो रही है, कहां पे, हाँ, ये आपका P नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मुझसे गलती हो रही थी, तो व्यूअर्स इसको ठीक कर लें, ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा था, क्या, अभी मैंने बात की कि ये सब तो ठीक है, हमने रिलेशनशिप भी निकाल लिया, अब हमें वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बारे में पता है ना, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शंस के बारे में भी पता है, लेकिन राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं राउल्ट्स लॉ की, इसको जानते हैं। और जानते हैं पहली चीज क्या, एक ही कमी है राउल्ट्स लॉ की, क्या, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन है कि राउल्ट्स लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड होते हैं, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड होते हैं, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी बातचीत की लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। लिमिटेशन मैंने जरूर बता दिया यहाँ पे कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए फॉलो होता है,
लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं और राउल्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।